हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे लाइट का नेचर कैसा होता है और लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी हमारे पास आई। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले माय नेम इज कांस्टेंट पागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किंग्स ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट पागल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट के बारे में जान लेते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। हम लाइट की हेल्प से ही जो दूसरी थिंग्स होती हैं, कोई भी चीज हम लाइट की हेल्प से ही देख पाते हैं। हम दूसरी चीजों को कैसे देख पाते हैं लाइट की हेल्प से? मान लिया हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी और गिरने के बाद जब वो लाइट हमारी आंखों के ऊपर आएगी तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। मीन्स जो ये ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? वो लाइट की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो लाइट होती है वो लाइट भी हमारे पास अलग अलग टाइप की होती है। लाइट हमारे पास विजिबल लाइट भी होती है, इंफ्रारेड लाइट भी होती है और अल्ट्रावायलेट लाइट भी होती है। तो आज हम बात करेंगे विजिबल लाइट की। तो सबसे पहले जो लाइट है वो एनर्जी की ही फॉर्म होती है। अब एनर्जी की फॉर्म कैसे होती है इस चीज को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हमने मान लिया हमारे पास एक मेटेलिक बॉडी है और उसको हमने धूप में रख दिया, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जो मेटेलिक बॉडी जो हमने धूप में रखी है, सनलाइट के अंदर रखी है, तो हम देखेंगे वो मेटेलिक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा, वो बॉडी हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब वो बॉडी गर्म कैसे हुई? किसी ने आग तो उसके नीचे जलाई नहीं है, तो गर्म इसलिए हुई कि ये हमारे पास एक मेटेलिक बॉडी है, इसके ऊपर ये लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ये मेटेलिक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, ये बॉडी गर्म हो जाती है। किस कारण से होती है? जो लाइट आके इसके ऊपर गिरी, उस लाइट के पार्टिकल के पास या उस लाइट के पास कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी उस मेटेलिक बॉडी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली और दैट्स वाई वो मेटेलिक बॉडी वहां पे गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर राइज हो गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो लाइट एनर्जी है वो एक टाइप की एनर्जी की ही फॉर्म है। तो द लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इमिट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और जो लाइट है वो फोटोन की फॉर्म में ही क्या होती है? इमिट होती है। फोटोन क्या होता है? फोटोन हमारे पास एक मासलेस पार्टिकल होता है जिसका रेस्ट मास 0 होता है फोटोन का। इसका मोमेंटम होता है पर इसका मास 0 होता है। और जो फोटोन होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर के फोटोन्स होते हैं। तो लाइट हमारे पास फोटोन की फॉर्म में रिलीज होती है और इन फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में भी लाइट हमारे पास इमिट्स होती है। मींस जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ये अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है, इसके बारे में किसने बताया, और जो वेव की फॉर्म में है वो लाइट कैसे ट्रेवल करती है और इसके बारे में किसने बताया। और हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और उसी एक साथ वेव नेचर में भी ट्रेवल करती है। तो लाइट नाइदर ए पार्टिकल नॉर ए वेव, इट एग्जिस्ट इन डुअल फॉर्म। ना ही तो अकेला पार्टिकल है और ना ही अकेली वेव है, ये एक साथ दोनों रूपों में ट्रेवल करती है। तो ड्यू टू लाइट वी आर एबल टू सी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो लाइट के कारण ही हम ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। अब फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? जिस ब्रांच में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब लाइट के कारण ही हम कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करके बता पाते हैं, लाइक रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है। लाइट की हेल्प से ही हम इन सब फिनोमिना को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। और ये जो फिनोमिना है ये हमने अलग अलग थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी इसको न्यूटन ने दिया था 1665 के अंदर। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट ये है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म में होती है, लाइट एक कॉर्पस्कुलर की फॉर्म में होती है। तो न्यूटन ने यहाँ पे बताया था जितने भी हमारे पास लाइट सोर्स होते हैं वो सब लाइट सोर्स टाइनी पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में लाइट को इमिट करते हैं, जिसको हम कॉर्पस्कुलर या फिर कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। और इस कॉर्पस्कुलर की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ये इलास्टिक होते हैं, ये मासलेस होते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है और ये जो लाइट सोर्स है ये लगातार लाइट को इमिट करेगा और ये जो लाइट इमिट होगी वो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में इमिट होगी या छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होंगे और इस पार्टिकल को हम बोलेंगे कॉर्पस्कुलर। ठीक है। और इस कॉर्पस्कुलर की जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी क्या होगी? ये जो पार्टिकल है वो इलास्टिक होंगे, वो मासलेस होंगे।
और रिजिड भी होंगे। और ये जितने भी पार्टिकल होंगे ये सब के सब पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करेंगे। और जितने भी ये कॉर्पस्कुलर होंगे या जितने भी ये पार्टिकल इमिट होंगे, इन पार्टिकल का जो साइज और जो शेप है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और साइज और शेप अलग अलग होने के कारण जो हमारे पास जो पार्टिकल जो हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जो कॉर्पस्कुलर होते हैं इनका जो साइज और शेप होता है वो अलग अलग होता है। दैट्स वाई हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देता है। ये बात न्यूटन ने बताई। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या है, हमारे पास कोई एक लाइट सोर्स होगा, उस लाइट सोर्स से टाइनी पार्टिकल्स निकलेंगे और वो जो पार्टिकल होंगे वो मासलेस होंगे, वो रिजिड होंगे और वो पार्टिकल इलास्टिक होंगे। और इन सब पार्टिकल को हमने कॉर्पस्कुलर नाम दे दिया। और ये जो पार्टिकल है वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करेंगे, मतलब एक होमोजीनियस मीडियम के अंदर ये पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जो एक ही टाइप का मीडियम होगा उस एक टाइप के मीडियम के अंदर जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी, जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं जो ये कॉर्पस्कुलर हैं इन्हीं की हेल्प से हम दूसरी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यहाँ पे भी हमने बताया था कोई भी लाइट के पार्टिकल आके किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेंगे और गिरने के बाद वो पार्टिकल हमारे आंखों में आएंगे तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कॉर्पस्कुलर है इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। मीन्स हमारे पास ये कॉर्पस्कुलर है तो इस पार्टिकल के ऊपर, इस कॉर्पस्कुलर के ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो दे आर अनडिफ्लेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के फोर्स से अनडिफ्लेक्टेड होते हैं और ये हमेशा स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, जब ये कॉर्पस्कुलर्स, मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है एग्जाम में कैसे लिखना है उसको भी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हम जब लाइट फॉल करते हैं, ये हमने मान लिया एक अलग मीडियम, ये एयर का मीडियम है और ये ग्लास का मीडियम है। हमारे पास ये दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जैसे ही लाइट इस मीडियम के ऊपर, ये कॉर्पस्कुलर्स इस मीडियम के ऊपर आके फॉल होंगे तो कुछ लाइट तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो जो कॉर्पस्कुलर्स आए हैं यहाँ पे वो कॉर्पस्कुलर्स क्या होंगे, इस सरफेस के द्वारा रिपेल कर दिए जाएंगे। जो कॉर्पस्कुलर्स रिपेल किए गए हैं, रिपेल किए गए कॉर्पस्कुलर्स के कारण यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, जो रे ऑफ लाइट आ रही थी हमारे पास, हम यहाँ पे बता सकते हैं ये हमारे पास एक ये ग्लास का मीडियम है या वाटर का मीडियम है और ये हमने एयर का मीडियम मान लिया। तो ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये जानी तो कैसे चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी। जैसे ही सरफेस के ऊपर गिरी तो जो कॉर्पस्कुलर्स है वो इस इंटरफेस के द्वारा रिपेल कर दिए गए और रिपेल करने के कारण ये उसी मीडियम में वापस चले गए। तो द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, मतलब जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसका रास्ता तो चेंज हो रहा है पर उसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ वो किसके कारण से हुआ, जो कॉर्पस्कुलर्स थे वो इसके इंटरफेस के द्वारा रिपेल कर दिए गए हैं। मतलब जो एयर और जो ग्लास का जो इंटरफेस था उसके द्वारा कुछ कॉर्पस्कुलर्स रिपेल कर दिए गए हैं। उस रिपेल करने के कारण यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ है, रिफ्लेक्शन। दूसरा केस ये होगा, यहाँ पे कुछ कॉर्पस्कुलर्स इस इंटरफेस के द्वारा या जो ग्लास का मीडियम है इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे और जैसे ही उसको अट्रैक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जो ग्लास के पार्टिकल है ये इस कॉर्पस्कुलर्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही ये इस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये रे ऑफ लाइट जानी तो बिल्कुल सीधी चाहिए थी। अब ये इसको ग्लास के जो पार्टिकल है वो उस कॉर्पस्कुलर्स को अट्रैक्ट करें तो ये रे ऑफ लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ यहाँ पे बेंड हो जाएगी। ये चीज भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। मीन्स जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो भी हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं और ये थ्योरी 1665 के अंदर दी गई थी। और इस थ्योरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, जो कि ये पॉइंट आगे चल के आगे गलत कर दिया गया था। इस थ्योरी में एक बात ये भी बताई गई थी, यहाँ पे जो लाइट की जो स्पीड है वो एयर में क्या रहेगी, डेंसर मीडियम में, जो एयर है एयर में इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी और वाटर में लाइट की स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मीन्स रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। और ये बात आगे चल के दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्टों ने ये बात आगे चल के गलत कर दी थी। एक तो फोल्कट नाम का साइंटिस्ट था और दूसरा जो
मिल्किंसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बात गलत कर दी थी। ये बात है 1850 के अंदर, और 1850 में ये थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी गई थी। तो अब हम इस थ्योरी को लिखेंगे कैसे, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो न्यूटन प्रपोज दैट ए सोर्स, न्यूटन ने बताया कि हमारे पास एक सोर्स होगा, जो सोर्स होगा वो कंटिन्यूअस लाइट को इमिट करेगा। जो लाइट इमिट होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल की फॉर्म में होगी। और जो पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो पार्टिकल इलास्टिक होंगे, वो पार्टिकल रिजिड होंगे, और वो पार्टिकल हमारे पास मासलेस होंगे। उसके बाद ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को नाम दे दिया गया कॉर्पस्कुलर नाम दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दे पार्टिकल कैन ट्रेवल थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये पार्टिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रोपेगेट कर सकते हैं, या फिर मूव कर सकते हैं, या ट्रेवल कर सकते हैं, और एट ए वेरी हाई स्पीड। मीन्स इनके जो ट्रेवल करने की जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। और मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, तो इस लाइट के सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो ऑल डायरेक्शन में क्या प्रोपेगेट करेगी यहाँ पे। और ये जो पार्टिकल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो कॉर्पस्कुलर है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेंगे। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनको हम कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, जैसे ही ये हमारी आंखों के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी आंख के अंदर ये सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं रेटिना के ऊपर, और उसी कारण से जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे यही पता रखा था, कॉर्पस्कुलर एंटर ओवर आई एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। इसी कारण से हम जो दूसरी ऑब्जेक्ट है इनको देख पाते हैं। ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पिकुलस दे प्रोड्यूस डिफरेंट कलर। इन कॉर्पिकुलस का जो साइज होता है वो क्या होता है, साइज और शेप इन कॉर्पिकुलस की अलग अलग होती है। दैट्स वाई हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो लाइट के पार्टिकल है, मान लिया ये हमारे पास जो सरफेस है जो अभी बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, कुछ पार्टिकल कुछ कॉर्पिकुलस अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और अट्रैक्ट करने के कारण होता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, और कुछ कॉर्पिकुलस रिपेल कर दिए जाते हैं, और रिपेल करने के बाद के कारण हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे यही बता रखा, दिस लाइट पार्टिकल आर रिपेल्ड बाय। जब ये पार्टिकल रिपेल होते हैं तो वहां पे होता है रिफ्लेक्शन, मींस रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी और चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ पार्टिकल उस सरफेस के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, और जैसे ही वो पार्टिकल अट्रैक्ट किए जाएंगे उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये कब होगा, जब हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। तो ये थी न्यूटन कॉर्पिकुलस थ्योरी। और भाई इसकी जो मेरिट्स हैं और जो डिमेरिट्स हैं वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। और इसमें एक पॉइंट और, जो इस दो साइंटिस्ट थे 1850 के अंदर, फोकल्ट और मिल्किंसन। इन साइंटिस्टों ने ये बता दिया था, जो न्यूटन कॉर्पिकुलस थ्योरी है इसमें एक पॉइंट ये भी रहता है कि डेंसर मीडियम में जो कॉर्पिकुलस है उसकी स्पीड, मीन्स वाटर के अंदर कॉर्पिकुलस की जो ये जो पार्टिकल है इनकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और एयर के अंदर इसकी स्पीड कम रहेगी। 1850 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, फोकल्ट और मिल्किंसन। इन्होंने ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दी थी कि जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होती है, और रेयर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। और यहाँ के बाद ये जो थ्योरी है 1850 के बाद ये थ्योरी कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी गई थी। हालांकि इस थ्योरी के बेस के ऊपर कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन करके बताए गए, लाइक रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना है वो इस कॉर्पिकुलस थ्योरी के बेस के ऊपर एक्सप्लेन किए गए, पर 1850 के बाद इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इसके मेरिट्स देखते हैं हम। मेरिट्स क्या थी, इसने रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन को एक्सप्लेन करके बताया। मींस इस थ्योरी ने बताया कि जो लाइट है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को भी एक्सप्लेन करके। उसके बाद इस थ्योरी की अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स हम ये बोल सकते हैं, ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को ये थ्योरी एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है, या सेकंड ड्रॉबैक्स ये है कि इस थ्योरी ने बताया था जो एयर का मीडियम है उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो एयर का मीडियम है उसके अंदर लाइट की स्पीड कम होगी, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। पर 1850 के अंदर ये बात गलत कर दी गई थी। तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये थी हमारे पास न्यूटन कॉर्पिकुलस थ्योरी। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम हाइजन थ्योरी की बात करेंगे, या फिर ईथर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लाइट की जितने भी अलग अलग थ्योरी है, कुछ थ्योरी ने बताया, जैसे न्यूटन की जो थ्योरी है, न्यूटन की थ्योरी ने बताया जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है, टाइनी पार्टिकल होते हैं जिसको हम कॉर्पिकुलस बोलते हैं। और 1665 के अंदर एक साइंटिस्ट ने
जो हाइजन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में नहीं होती, लाइट वेव की फॉर्म में होती है। पर न्यूटन उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे, ठीक है, न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स थे, तो जो हाइजन है, हाइजन की बात को इग्नोर कर दिया गया और यही माना गया जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। पर अकॉर्डिंग टू हाइजन, हाइजन ने बताया जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये जो हाइजन थ्योरी है या फिर जो इथर थ्योरी है, हाइजन थ्योरी इथर के जो इथर थ्योरी है वो हाइजन के द्वारा ही दी गई थी। इसको हम अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। अगर समझ आया तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।